आज के क्लास में हम लोग विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल बेसिकली कुछ भी नहीं है। हम लोग जो बैटरी होता है, बैटरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बैटरी क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। अब ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखते हैं कि घरों में जो इन्वर्टर वगैरह लगा रहता है तो बैटरी एक चार्ज करने के लिए लगा रहता है। वही जो बैटरी होता है, जब लाइट कट जाता है तो बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, उस बैटरी से हम लोग विद्युत ऊर्जा लेते हैं। वो मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये कार्य कैसे होता है, ये कार्य कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है विद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले हेडिंग डालना है विद्युत रासायनिक सेल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेना है विद्युत रासायनिक सेल, जिसका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। नॉट वर्किंग, तो जिसका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसमें बोला क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल उसको कहते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर हम लोग किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, जिन पर एक पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पर क्या होता है, अवकरण होता है। एक पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पर अवकरण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं। बीकर मतलब कोई भी कंटेनर लेते हैं, ठीक, दो बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक में हम लोग, एक में अच्छे, दूसरा डॉट करके सबसे पहले लिख लो। यह डिफिनेशन लिखने के बाद विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण। अब निर्माण कैसे किया जाता है उसको समझना है। तो सबसे पहले लिखना है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बीकर में किसका विलयन लेना है, तो 1 मोलरिटी, 1 मोल ऑफ विलयन लेना है किसका, ZnSO4 का। किसका, ZnSO4 का। दूसरे बीकर, अच्छा, जिस विलयन में ZnSO4 लेंगे उस विलयन के अंदर किसका रड लगाएंगे, किसका छड़ लगाएंगे, तो एक छड़ लगाते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं वो किस धातु का बना हुआ होना चाहिए, जिंक का बना हुआ होना चाहिए। वो किसका बना हुआ होना चाहिए, जिंक का बना हुआ चाहिए। दूसरा जो बीकर हम लेंगे, दूसरा बीकर में हम लोग किसका विलयन लेंगे, वो भी 1m ही लेंगे। मोलरिटी याद होगा तो वही m, कैपिटल M से दिखाते थे। मोलरिटी 1m लेंगे और किसका विलयन लेंगे, तो CuSO4 का लेंगे, कॉपर ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड का। तो यहाँ पर CuSO4 का विलयन लेंगे और इसमें जो छड़ लगाएंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो किसका होगा, कॉपर का होगा। वो किसका होगा, कॉपर का होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो दो बीकर ले रहे हैं तो दोनों बीकर को अलग अलग हम लोग अर्ध सेल कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखना है। इतना लिखने के बाद प्रत्येक बीकर एक अर्ध सेल होता है। प्रत्येक बीकर एक क्या होता है, अर्ध सेल कहलाता है। प्रत्येक बीकर क्या होता है, अर्ध सेल होता है। तो प्रत्येक बीकर एक अर्ध सेल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इतना लिखने के बाद अब आते हैं, बात करते हैं डायग्राम पे। डायग्राम बनाना जरूरी है। ये डायरेक्ट 5 नंबर भी क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाता है। डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, तो दो बीकर ले लिए, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसी डायग्राम को बनाना है, मैं पर रिपीटेशन कर देते हैं। यहाँ पर दो बीकर को लेना है। एक बीकर के अंदर एक विलयन होगा, एक बीकर के अंदर एक विलयन होगा और वो विलयन किसका होगा, उस बात को समझिएगा। तो एक बीकर के अंदर एक विलयन होगा और विलयन ZnSO4 का विलयन है। किसका विलयन, इसके अंदर कौन सा पदार्थ डाला हुआ है, ZnSO4 डाला हुआ है। और ये छड़ का बात करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये जिंक ऑक्साइड होगा। ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये जिंक ऑक्साइड होगा। और इसके पहले बताए थे
कि हम लोग जब इसके पहले विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि एनोड जो होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे एनोड जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। एनोड जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। और यहाँ पर आकर कैथोड का बात करेंगे तो जो कैथोड होता है ये प्लस होता है, जो कैथोड होता है वो प्लस होता है। और दूसरा बीकर हम लोग, तो दूसरा बीकर लेंगे तो दूसरा बीकर में किसका विलयन लेना है, तो दूसरा बीकर में हम लोग CuSO4 का विलयन लेना है। दूसरा बीकर में हम लोग को CuSO4 का विलयन लेना है। और जो यहाँ पे छड़ लगाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे इसमें तार कनेक्ट करने के लिए, तो ये किसका होगा, तो ये कॉपर का छड़ होगा। किसका छड़ होगा, तो ये कॉपर का छड़ होगा, ये कॉपर का छड़ होगा। और ये दोनों विलयन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, इसमें कौन से यूज करते हैं, तो लॉन सेतु यूज करते हैं। लॉन सेतु का कार्य और ज़्यादा होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि ये पूरा सर्किट, ये पूरा परिपथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक लॉन सेतु का प्रयोग करते हैं, जिससे धारा हो गया प्रवाहित, धारा प्रवाहित होकर इसमें इससे आ सके, तभी जाके ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो ये कुंजी लगा हुआ है। कुंजी का मतलब होता है स्विच, और इसको यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए है वोल्टेज के बीच के मापने के लिए, ठीक। और इसको कैथोड कहेंगे, जो प्लस वाला होगा वो कैथोड होगा। और ये दिखा रहा है साइन इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो इधर से इधर है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसका अपोजिट दिशा में क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। धारा इसके विपरीत दिशा में इस तरह से प्रवाहित होगा। तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है किसका, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत रासायनिक सेल का कंप्लीट एक डायग्राम है, और ये एक सेल का डायग्राम है। ऐसे ही बहुत सारा सेल लगा रहता है एक बैटरी के अंदर, ऐसे ही बहुत सारे सेल लगा रहता है एक बैटरी के अंदर। तो ये डायग्राम बना लेना टोटली। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग बात करेंगे ये हाफ पार्ट को, ये पूरे आधा पार्ट को, ये वाला हम बोल सकते हैं, ये पूरा आधा पार्ट को हम लोग कहते हैं अर्ध सेल, और ये अर्ध सेल। आधा आधा सेल मिलकर क्या हो जाता है, पूरा सेल हो जाता है। ये दोनों को अर्ध सेल कहते हैं। यहाँ पर एक सेल पर ऑक्सीकरण होता है और एक सेल पर अवकरण होता है। एक सेल पे ऑक्सीकरण होता है, एक सेल पे अवकरण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग दोनों अर्ध सेल पर अभिक्रिया को हम लोग देखने वाले हैं। तो दोनों अर्ध सेल पर कौन कौन से अभिक्रिया हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखो, एनोड पे जो होगा वो ऑक्सीकरण होगा, और जो कैथोड पे होगा वो अवकरण होगा। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब बता दिया गया है कि ऑक्सीकरण का, जो इलेक्ट्रॉन का दान करे वो ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, अवकरण होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले अर्ध सेल, कौन सा अर्ध सेल देखेंगे, तो जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला यहाँ पे हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या लिखना है, इसी का सब पार्ट है, ठीक। तो सब डॉट के अंदर ही चलेगा, जिंक इलेक्ट्रोड। अब देखो, जिंक इलेक्ट्रोड का बात करेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार का अभिक्रिया होगा उस बात को समझना है। जिंक इलेक्ट्रोड पे किस प्रकार की अभिक्रिया होगा उस बात को समझना है। अब यहाँ पे जो विलयन हम लोग डालते हैं, जिस लिखा है इलेक्ट्रॉन Zn घूलकर, इलेक्ट्रॉन पर Zn घूलकर विलयन में जाने लगता है, जिससे इस विलयन का सांद्रण बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में Zn परमाणु दो इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2+ आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। बात को समझना है। यहाँ पे जो Zn होता है, तो ये जो Zn का छड़ है, ये क्या होता है, इसमें Zn का अणु निकलेगा बाहर और Zn2+ आयन का निर्माण करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बन जाता है, Zn2+ का निर्माण करता है। दो इलेक्ट्रॉन का दान करके ये Zn2+ का निर्माण करता है। ये एक बार में दो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए जो ZnSO4 का जो सोल्यूशन होता है ना, ये जब टूटता है पानी में तो Zn2+ और SO4 का निर्माण होता है। Zn2+ और SO4 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आता है। तो इसका अभिक्रिया दिखाने के लिए हम लोग को यही अभिक्रिया दिखाना है, Zn2+, और ये एक्वस का मतलब होता है जल के अंदर ये अभिक्रिया हो रहा है।
तो ये Zn क्या बन जाता है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये किस पर हो रहा है, ये किस पर हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड किस में है, एनोड पे है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पे हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड पे इस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिल रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे भी लिखा है, जिन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन तार द्वारा कहाँ पे जाता है, कॉपर छड़ पे आता है। Zn2 प्लस आयन छड़ को छोड़कर विलयन में चला जाता है, और ये Zn2 प्लस जो होता है छड़ को छोड़कर किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। अगर कॉपर का बात करेंगे तो कॉपर क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये दान किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो दान किया, वो क्या करता है, कॉपर उसको एक्सेप्ट करता है, कॉपर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड अगला लिखना है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या करता है, कॉपर 2 प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। कॉपर 2 प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करके, इलेक्ट्रॉन का जब कोई भी गेन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो ये अवकरण अभिक्रिया होता है। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है, तो अवकरण अभिक्रिया होता है। ये ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो ये अवकरण अभिक्रिया होता है। तो ये हो गया, ये किस पर, ये अभिक्रिया जो होता है ये एनोड पे होता है, एनोड पे होता है, एनोड पे होता है, और ये कैथोड पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ये कैथोड पे होता है। तो ये एनोड का अभिक्रिया हुआ, ये कैथोड का अभिक्रिया हुआ। तो संपूर्ण सेल में जो अभिक्रिया होगा, तो ये इतना लिखने के बाद यहाँ पर भी एनोड इंडिकेट कर लेना है, यहाँ पर कैथोड और इंडिकेट करना है। पूर्ण सेल का अभिक्रिया, तो पूर्ण सेल का अभिक्रिया ये आगे लिखना है, पूर्ण सेल का अभिक्रिया। तो जो पूर्ण सेल का अभिक्रिया होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे, देख सकते इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, Zn जो सॉलिड के रूप में है, ये एक्वस पानी के रूप में है, और यहाँ पे Zn, यहाँ पे इधर Zn2 प्लस एक्वस है, यहाँ पे सॉलिड के रूप में कॉपर है। इस सॉलिड और एक्वस का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। फिर यहाँ पे हम एक बार इतना लिखने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि अभी यहाँ पर फिलहाल हो क्या रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो छड़ है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, जो छड़ है, तो छड़ किसका, ये जो एनोड जिंक छड़ है, इसमें बहुत सारे क्या होगा, जिंक होगा, बहुत सारे जिंक होगा, जिंक का परमाणु होगा, इसमें बहुत सारे जिंक का परमाणु होगा। तो पहले क्या हो रहा है, इसमें ये जो जिंक का परमाणु है, ये जो जिंक का परमाणु, इसको लिखना यहाँ दिखाना नहीं है, ये जो जिंक का परमाणु है Zn, तो ये किस रूप में, सॉलिड के रूप में है। तो सॉलिड के रूप में है, और इसमें से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, तो ये इक्वस के रूप में आ जा रहा है। क्यों, ये जो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है ना, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, वो क्या हो जा रहा है कि इस बिलियन में आके मिल जा रहा है। किसमें, ये जो बिलियन है इसी में आकर क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, इस बिलियन में आके मिल जा रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वस लिख रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या दिया है, दान किया है, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का दान हो गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, वो इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू होते हुए, इस तार के थ्रू होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, तो इस तार के थ्रू होते हुए ये पहुंच जाएगा किसके ऊपर, तो ये पहुंच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये पहुंच जाएगा किसके ऊपर, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर कॉपर का जो छड़ है इसके पास पहुंच जाएगा। जो कॉपर का छड़ है वो इसके पास पहुंच जाएगा। जैसे इसके पास पहुंचेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे किसका विलयन रहता है, CuSO4। तो इस विलयन के अंदर किस रूप में टूटा हुआ रहेगा, CuSO4 SO4 2 माइनस के रूप में, CuSO4 SO4 2 माइनस के रूप में। तो Cu2 प्लस, ये जो Cu2 प्लस टूटा हुआ है, इसको दिखेगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को लेने यहाँ पे पहुंच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को लेकर अभी ये देखो, Cu2 प्लस क्या है,
इक्वस में है, पानी में है, लेकिन जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा अपने अंदर। यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये इक्वस के रूप में होगा अभी, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये सॉलिड के रूप में आ जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये जैसे कॉपर बनेगा तो कॉपर का जो ये कॉपर सॉलिड के रूप में बनाती है छड़ है, इसके ऊपर ये छाने लगता है, तो कॉपर बनते जाता है और इसके ऊपर क्या होते जाता है, कॉपर का मात्रा बढ़ते जाता है। इस पर के ऊपर क्या होता है, कॉपर का मात्रा बढ़ते जाता है, तो ये छड़ मोटा होते जाता है और इसमें से जिंक खत्म होते जा रहा है, तो ये छड़ धीरे धीरे क्या होते जाता है, पतला होते जाता है, पतला होते जाता है, ये धीरे धीरे छड़ क्या हो जाता है, खराब होते जाता है और ये क्या हो जाता है, मोटा होते जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है बैटरी के अंदर इस प्रकार से अभिक्रिया चलते रहता है और आसानी से क्या होता है, हम लोग को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते रहता है। आसानी से हम लोग को क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते रहता है, इस बात को समझिएगा। आई थिंक अब हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक बैटरी कैसे वर्क करता है। बैटरी के अंदर 2 टाइप का विलयन रहेगा, 2 टाइप का विलयन रहेगा। एक विलयन में हम लोग कोई भी विलयन यहाँ पर जो आयन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सके थे। एक हम लोग विलयन ले रहे हैं Zn2O4 का, दूसरा हम लोग विलयन ले रहे हैं CuSO4 का। और ये जो जिसमें Zn2O4 का विलयन ले रहे हैं इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो जिंक का छड़ लगा रहे हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, इसमें हम लोग किसका छड़ लगा रहे हैं, तो कॉपर का छड़ लगा रहे हैं। जिंक का छड़ क्या करता है, जिंक इसमें से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धारा प्रवाहित होने में मदद करता है। ये बार बार ये प्रोसेस चलते रहता है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, आते रहता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करता है, जो विलयन के अंदर कॉपर होता है, जो विलयन के अंदर कॉपर होता है वो Zn2+ वाला कॉपर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो सॉलिड के रूप में इसके ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है, और यहाँ से ये जिंक प्लेट में जिंक खत्म होते जाता है, तो यहाँ पर ये पतला होते जाता है ये छड़, और ये छड़ यहाँ पर क्या होते जाता है, मोटा होते जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, तो अब हमको लग रहा है कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा लौन सेतु का कार्य हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लौन सेतु क्या करता है। देखो, लौन सेतु एक नली होता है, इसमें जैविक मिश्रण, कुछ मिश्रण को डाला हुआ रहता है, और कौन कौन सा मिश्रण, KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है, NH3NO3 हो सकता है। ठीक, विद्युत परिपथ में स्विच दबाने पर विद्युत प्रवाह चालू हो जाता है, और जिसके कारण वोल्ट मीटर का निर्देशक अपने स्थान से विचलित होने लगता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए, नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और पार्ट, हाँ 2-3 बातें और है कि ये जो हम लोग विद्युत रासायनिक सेल होता है, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, और भी अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो लिख लेना है, विद्युत रासायनिक सेल को ही डेनियल सेल कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, या गैल्वेनी सेल कहते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं, या एक और नाम से जानते हैं वोल्टी सेल कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक सेल को। डेनियल सेल बोले, गैल्वेनी सेल बोले, या वोल्टी सेल बोले, ये सब के सब क्या होता है, ये विद्युत रासायनिक सेल का ही पार्ट होता है। विद्युत रासायनिक सेल को ही हम लोग बोलते हैं। आगे दी है लौन सेतु का कार्य। जो बीच में हम लोग लौन सेतु लगा रहे, दोनों बीकर को जोड़ने के लिए, दोनों अर्ध सेल को जोड़ने के लिए, और यहाँ पर लौन सेतु का कार्य दिया हुआ है कि इसका काम क्या होता है। तो लौन सेतु के जरिए एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन होता है। इससे क्या होता है, आयन का गमन किया जाता है, किंतु दोनों विलयन परस्पर मिश्रित नहीं हो पाते। मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों विलयन आपस में मिल जाए। इस प्रकार बाहरी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का गमन करते हैं, जबकि भीतरी विद्युत परिपथ में एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन होता है। इसके अतिरिक्त लौन सेतु के कारण दोनों विलयनों में विद्युत उदासीनता कायम रहती है। यदि लौन सेतु का प्रयोग नहीं किया जाए तो विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है।
तो यहाँ से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि लॉन्च सेतु का काम क्या है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये लॉन्च सेतु है, ये यहाँ पे लॉन्च सेतु है, ठीक। तो यहाँ पे जो है यही लॉन्च सेतु है, ये वाला, यहाँ पे ये लॉन्च सेतु है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से जो आयन होता है, तो आयन का स्थानांतरण कराने में ये मदद करता है। पूरा परिपथ को कंप्लीट करने के लिए आयन का स्थानांतरण कराने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान से समझना। अभी हम लोग पढ़े कि हो सकता है इसमें जो डाला जाता है, इसमें कौन सा KCl हो सकता है। अभी हम लोग देखें नीचे में कि इसमें हम लोग KCl था, कुछ और था, देख लेते हैं एक बार। हाँ, KCl है, ठीक। तो हो सकता है इसके अंदर हम लोग KCl डाल दें। KCl का मतलब होता है, KCl जब भी टूटेगा तो किस प्रकार से टूटता है, K+ और Cl- में, K+ और Cl- में। अब हमको जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा उस समय तक ऑब्वियस है कि ये धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये तो कोई तार नहीं है कि तार द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर में, तो यहाँ पर तार द्वारा इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जा रहा है, लेकिन अंदर में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो यहाँ पर अंदर में आयन का स्थानांतरण होता है, इसलिए किसी विलयन में आयन का ही स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे आयन का स्थानांतरण कराया जाता है लॉन्च सेतु द्वारा। कैसे, तो मान लो कि इसमें KCl भरा हुआ, K+ और Cl-। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग विलयन का बात करें इस कंटेनर का, इस कंटेनर में हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो कोई काम नहीं है, इसको थोड़ा सा मिटा कर क्लीन करके हम इसको और समझाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर इसमें CuSO4 डाल रहे हैं तो क्या हो क्या रहा है, समझिएगा। Cu+ और दूसरा क्या बन रहा है, SO4-, दूसरा बन रहा है SO4-, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख क्या रहे, जब ये टूट रहा है तो एक ही नहीं है ना, बहुत सारा होगा। Cu2+ और SO4- बहुत बार टूटेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अब यहाँ पर जो Cu2+ है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। Cu2+ है वो कहाँ पे चला जा रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड बन जा रहा है और सॉलिड बन के इस पर क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। लेकिन इस विलयन के अंदर ये माइनस वाला जो आयन है इसका मात्रा बढ़ते जाएगा, इसलिए सिर्फ Cu2+ यहाँ से यहाँ जा रहा है और SO4-, विलयन के अंदर ही रह जा रहा है। तो विलयन क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। लेकिन विलयन को हमको क्या बना के रखना है, विलयन को हमको उदासीन बना के रखना है। विलयन को क्या बना के रखना है, उदासीन बना के रखना है। तो SO4-, को उदासीन बनाने के लिए, SO4-, को उदासीन बनाने के लिए जो यहाँ KCl का लॉन्च सेतु लगा रहे, तो जो K+ है वो किसके ओर आएगा, वो SO4-, की ओर आएगा, इसलिए कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ से आयन का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं SO4-, इधर से इधर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित होगा। तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए इससे K+ इसको बैलेंस करेगा और Cl- देखना किसको बैलेंस करेगा, तो ये इसको बैलेंस करेगा, इसलिए इसका मात्रा विलयन के अंदर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बात को समझिएगा, जब इस विलयन का बात कर रहे हैं तो Zn2+ और क्या बन रहा है, SO4-, बन रहा है। Zn2+ और SO4-, बन रहा है। जब हम लोग बात करें कि यहाँ से जिंक निकल रहा है, और जिंक निकलने के बाद यहाँ से जिंक निकल रहा है, तो जिंक निकलने के बाद क्या बन जा रहा है, Zn2+ बन जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर दान कर दे रहा है और यहाँ पर Zn2+ बन जा रहा है। अब यहाँ बात को समझिएगा, जो Zn2+ बन रहा है इस विलयन के अंदर Zn2+ का मात्रा बढ़ते जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो Cl2-, K+ तो SO4-, को बैलेंस कर रहा है और Cl2- किसको बैलेंस करना शुरू करेगा, तो Cl2- Zn2+ को बैलेंस करना शुरू करेगा, इसलिए कि ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है।
इसलिए कि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से लॉरेंत्ज सेतु का काम होता है, इसमें आयनों का स्थानांतरण कराते रहना और ये आयन का स्थानांतरण करके ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। मतलब एक तरफ से Zn2 प्लस और एक तरफ से ये दोनों फिर आपस में जुड़ने के बाद ये एक दूसरे से आपस में फिर जुड़ जाते हैं। Zn2 प्लस और CuSO4 मिल के SO4 माइनस मिल के फिर से ZnSO4 का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से लॉरेंत्ज सेतु का क्या करता है, लॉरेंत्ज सेतु का काम होता है कि आयन का स्थानांतरण कराना और विलयन के अंदर को उदासीनता को बनाए रखना है। विलयन के अंदर उदासीनता क्यों नहीं बना हुआ रह रहा है, अगर लॉरेंत्ज सेतु नहीं रहता तो ये उदासीनता नहीं बना हुआ रहता, इसलिए कि Zn2 प्लस बार बार बनता और विलयन के अंदर Zn2 प्लस का मात्रा बढ़ते जाता। और यहाँ पे क्या होता, ये जो कॉपर 2 प्लस तो यहाँ पर चला जा रहा है, लेकिन SO4 माइनस का मात्रा बढ़ते जाता, तो इसको भी उदासीनता बनाने में ये मदद करता है। कौन, लॉरेंत्ज सेतु। बात अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आगे जो हेडिंग लिखना है वो लिखना है, लॉरेंत्ज सेतु का हेडिंग नहीं लिखना है, सब इसी का पार्ट है। तो लॉरेंत्ज सेतु का कार्य, लॉरेंत्ज सेतु का कार्य लिखना है, भीतरी विद्युत परिपथ में एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन कराता है, आयनों का गमन कराता है, जिससे विलयन की उदासीनता कायम रहती है, जिससे विलयन की उदासीनता कायम रहती है, जिससे विलयन की उदासीनता कायम रहती है। बस इतना ही लिख लेना है। इसमें एक और चीज इसमें ऐड कर लो, इसमें प्रयोग होने वाले पदार्थ KNO3 या KCl या NH4NO3 हो सकता है। बस इतना हो गया लॉरेंत्ज सेतु का कार्य। इतना सारी चीजें तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। कुछ पॉइंट क्या ऐड करेंगे उसको समझते हैं। विद्युत रासायनिक सेल के मुख्य विशेषताएं लिख लेना है। सब इसी के एक मेन हेडिंग के अंदर ही आ रहा है। पहला पॉइंट लिख लेना है, जिंक के क्षण पर ऑक्सीकरण होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया, जिंक के क्षण पर ऑक्सीकरण होता है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। कॉपर के क्षण पर अवकरण होता है, इसे हम लोग कैथोड कहते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल होने वाले अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। दोनों पर होने वाले अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ होता ही है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सब चीजें ये सब ऐसे ही समझ में आ गया है, तो सब लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न होता है। अब देखो, एक विभव उत्पन्न होगा दोनों इलेक्ट्रोड पे, तभी जाके क्या होगा, धारा प्रवाहित होता है। जब तक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि दो तारों के बीच में धारा तभी प्रवाहित होता है जब दोनों का विभव में क्या होता है, अंतर होता है। जब दोनों के विभव में क्या होता है, अंतर होता है। और कोई यहाँ पर प्रतिरोध में धारा तभी प्रवाहित होगा जब यहाँ का विभव अलग होगा और यहाँ का विभव क्या होगा, अलग होगा। दोनों जगह का विभव अलग अलग होगा, तभी जाके तार में एक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है और उसी इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तो दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि यहाँ पर विभव क्या होगा। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की हम लोग बात करेंगे।
चलो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डालना है, ठीक। इलेक्ट्रोड विभव, पेन साफ नहीं कर रहा है। ठीक, तो हेडिंग डालना है इलेक्ट्रोड विभव। और इसका डिफिनीशन में यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। तो दोनों का सबसे अगला डॉटे करके लिखते जाना है। अब डॉट करके लिखना है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। तो इसका डिफिनेशन लिख लेना है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है और वह इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखने के बाद दूसरा पॉइंट दूसरा डॉट करके लिखना है अवकरण विभव, अवकरण विभव। इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले, यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रोड का विभव अवकरण विभव कहलाता है, अवकरण विभव कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, जब उस पर वो विभव उत्पन्न होगा तो उसको हम लोग अवकरण विभव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके कारण उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बात को थोड़ा गहराई समझिएगा कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे भी ये क्या होता है, एक अर्धशेल होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, एक अर्धशेल होता है, लेकिन इसमें इसके विलयन जो होता है ना, इसके विलयन को एक निश्चित ताप पे रखा जाता है, एक निश्चित ताप पे रखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। दिया हुआ इलेक्ट्रोड विभव का मान विलयन में धातु आयन के सांधन और ताप पर निर्भर करता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव को निर्धारित प्रायः मानक अवस्था में किया जाता है। मानक अवस्था का अर्थ है कि धातु आयनों का सांधन 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, और ताप कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। इस अवस्था में निर्धारित इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो कहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको लिखना है। फिर ध्यान सुनिएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होने के लिए जो उसका आयन का सांधन है, मतलब आयन का जो उसमें मात्रा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यही बेसिकली पॉइंट याद रखना है, 1 मोलर होना चाहिए। ताप जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए 298 केल्विन, ठीक, 298 केल्विन होना चाहिए। अब इसको हम लोग किस सिंबल
अब इसको हम लोग किस सिंबल से दर्शाते हैं, तो इसको E0 से दर्शाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग E0 से दर्शाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको स्टार भी लगा सकते हैं। हाइड्रोजन और मानक इलेक्ट्रोड विभव था, और यहाँ पर क्या आ गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जब हम लोग बात करते हैं, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग एक अर्ध सेल को ही हम लोग कहते हैं, और इस अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ये किसी भी पदार्थ का हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है, जिंक का, कॉपर का, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। तो उसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहेंगे, जब इस विलयन के अंदर जो आयन होगा उस आयन का सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। ठीक, लेकिन जब यही इलेक्ट्रोड ये दोनों तो फिक्स रहेगा कि ये रहना चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये किसका रहेगा, हाइड्रोजन गैस का रहेगा। किसका रहेगा, हाइड्रोजन गैस का रहेगा। जब इलेक्ट्रोड हम किसका बनाएं, हाइड्रोजन गैस का बनाएं, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मानक हाइड्रोजन विभव आखिर बनता कैसे, ये हाइड्रोजन गैस होता है, और इससे हम लोग इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर देते हैं, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले हेडिंग लगाना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा रहता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से बनाया जाता है उसको यहाँ पे समझना होगा। बेसिकली इसका बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग इसके पहले भी एक अर्ध सेल का बात करते थे, एक विलयन लेते हैं, और ये जो विलयन होगा इसमें हम लोग एक गैस को डालते हैं, और गैस 1 MaCl होना चाहिए। 1 तो होना चाहिए इसलिए कि मानक है, और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। इस बात को समझिएगा। अब हमको इसके अंदर एक क्या बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाना है। हाइड्रोजन तो कोई ठोस रूप तो नहीं होता है, ठोस नहीं होता है ना हाइड्रोजन। जब ठोस रूप में नहीं रहता है तो वैसा कि एक रॉड की तरह उसको बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, इसलिए इसको बनाने का एक अलग तरीका अपनाया जाता है। और तरीका क्या है उस बात को समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, एक परखनली लिया जाता है, और एक परखनली में देखा जाए तांबा का तार इसमें कनेक्ट किया गया है। क्या किया जाए, तांबा का तार कनेक्ट किया गया है, और तांबा का तार कनेक्ट करके एक यहाँ पे प्लेटिनम का परत लगा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्लेटिनम का परत लगा दिया जाता है, और एक गिलास लिया जाता है। गिलास मतलब क्या हो गया, गिलास मतलब हो गया कांच। एक कांच, बंद कांच लिया जाता है, और इस बंद कांच के अंदर एक गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है इसके अंदर। कौन सा गैस, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। और ये यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये पारा दिख रहा है, मरकरी, ये मरकरी इसके अंदर दिख रहा है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस भर के ये जो विभव का काम करेगा ये हाइड्रोजन गैस के काम करेगा, हाइड्रोजन गैस का भी क्रिया काम करेगा, इसलिए इसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि विलयन के अंदर क्या लेना है, तो विलयन के अंदर जो लेना है वो HCl लेना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव बनाना है, इलेक्ट्रोड जो बनाना है किसका बनाना है, हाइड्रोजन गैस का बनाना है। तो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड तो डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए गैस के रूप में रहता है। इसलिए इसके लिए इसमें पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम का एक परत यूज कर रहे हैं,
परत यूज कर रहे हैं, प्लेट यूज कर रहे हैं और इसके एक तार से जोड़ दिया जा रहा है, तांबा का तार, जो कि हम लोग आगे इसको तार को आगे लेके जा सके और इसको पूरी तरह से पैक करके इसमें हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया जा रहा है, इस प्रणाली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया जा रहा है। अब देखो ये बनता कैसे है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिख लिया जाए, ठीक, लिखना है इस प्लेटिनम, इसमें लिखना है इसमें प्लेटिनम के परत का संबंध एक कांच की नली में रखे पारा से रहता है। पारा में तांबे का एक तार लटकाते रहते हैं। यह इलेक्ट्रोड का एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस से पहले ही संतृप्त 1 बिलियन H+ आयन साधन वाले, जो HCl डालते हैं तो H+ में टूटेगा और Cl- में इसका साधन कितना होगा, 1m लिए है तो 1m होगा, तो वही लिखा है संतृप्त 1m H+ आयन साधन वाले विलयन में डूबा रहते हैं। और इसका अगर अब इसका बात करेंगे तो इसका जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध H2 गैस का प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड पर क्या निकलता है, बुलबुलिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बुलबुला जो निकल रहा है उसी के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक, तो इतना पूरा लिख लेना है। और अगर हम इसका अगर बात करते हैं तो अभिक्रिया किस प्रकार से ये होता है, तो यही जो हाइड्रोजन गैस होता है, अभ्यास है कि अगर ये इलेक्ट्रोड विभव का काम करेगा तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये दोनों की तरह काम करता है, ये दोनों की तरह काम करता है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है ये ऑक्सीकरण की तरह भी काम करता है और अवकरण की तरह भी कार्य करता है। तो ये दोनों का काम करता है, ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों का काम करता है। तो ये दोनों का काम में लिया जाता है, ऑक्सीकरण के रूप में भी और अवकरण के रूप में भी, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, H जो है H+ एक इलेक्ट्रॉन का ये दान कर रहा है। और जब जिसे यहाँ से दिखाया गया H2 मतलब एक हाइड्रोजन गैस होता है ना, तो गैस हमेशा क्या होता है H2 के रूप में रहता है। H2 के रूप में रहता है तो यहाँ से कितना 2 हाइड्रोजन पहले बनेगा और ये आयन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 कर दिया तो एक ही हाइड्रोजन होगा, तो ये आयन का फॉर्मेशन करता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये कैसा अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अवकरण भी करता है। ये क्या करता है, अवकरण भी करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से लिखा है H+ आयन के रूप में विलयन में विलित होने लगता है और H+ आयन H2 गैस में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात ये आयन सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। लिखा ना, उल्टा भी होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये उल्टा भी होता है, अवकरण भी ये करता है। तो आगे लिख लेना है अवकरण, ऑक्सीकरण में इसको लिख लेना है अवकरण। तो अवकरण में क्या देखने को मिलता है, तो अवकरण में जो H+ आयन होता है वो H+ आयन होता है इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, H बनाता है, या बोल सकते 1/2 H2 का निर्माण करता है। इसलिए हाइड्रोजन भी ऐसा होता है कि हमेशा इसका 2 परमाणु आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये हमेशा H2 का निर्माण करेगा, कभी भी ये H का निर्माण नहीं करता है, इसलिए 1/2 H2 का ये निर्माण करता है। तो अवकरण अभिक्रिया भी देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये दोनों अभिक्रिया देखने को मिलता है। एक पॉइंट इसमें और लिख लेना है, एक पॉइंट और लिख लेना है डॉट करके, ये 2 पॉइंट तो दिखाना ही था, एक पॉइंट और लिख लेना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। जो हाइड्रोजन विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका विभव का बात करेंगे तो उसका विभव हमेशा कितना होता है, 0 लिया जाता है। उसका विभव हमेशा कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। और कोई पूछेगा तो ये दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीकरण की तरह भी काम करता है और अवकरण की तरह भी काम करता है। तो ये दोनों का काम होता है और इसका विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए
सबके लिए हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान देखेंगे कितना होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आई थिंक चर्चा करना चाहिए। इस क्लास में हम इसको अब रहने दिया जाए, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव का, और हाइड्रोजन विभव का यूज क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्यों पढ़े उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट है कि इसका हमेशा जो विभव होता है, विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, विभव का मान शून्य होता है। ये दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों का तरह काम करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, तभी जाके आगे का प्रोसेस हम लोग और क्लियर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पर क्लास को एंड करते हैं।